अगर दुनिया की सबसे महंगी सिटीज के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप शायद न्यूयॉर्क, लंदन, बीजिंग, टोक्यो और सियोल जैसे शहरों के ही नाम लेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि इस लिस्ट में हमारे देश के एक शहर का नाम भी शामिल है और वो शहर है जिसे हम कहते हैं सपनों का शहर। माया नगरी, देश की फाइनेंशियल कैपिटल, इकोनॉमिक हब और एंटरटेनमेंट सिटी। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ गए, हम बात कर रहे हैं मुंबई शहर की। मुंबई में वर्तमान समय में टोटल 92 बिलियनियर्स हैं और सबसे ज्यादा बिलियनियर्स के मामले में ये शहर दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। पूरे देश की जीडीपी में 6% से भी ज्यादा का कंट्रीब्यूशन है मुंबई का। देश के सभी बड़े फाइनेंशियल ऑफिसेज भी मुंबई में ही है। शहर की टोटल जीडीपी $350 बिलियन से भी ज्यादा है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर मुंबई इतना अमीर कैसे बना? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसने मुंबई को भारत की रिचेस्ट सिटी बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया? और क्या सच में बॉलीवुड इंडस्ट्री की वजह से मुंबई शहर इतना अमीर है? इन सभी सवालों के जवाब आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं मुंबई की शानदार सफर पर। दोस्तों, मुंबई शहर हमेशा से ही इतना अमीर और डेवलप्ड नहीं था। आज से करीब 100 से 150 साल पहले भी इस शहर का कोई खास अस्तित्व नहीं था। दिल्ली और कोलकाता जैसे शहर मुंबई से काफी अमीर और समृद्ध हुआ करते थे। जब तक दिल्ली और कोलकाता अपनी अलग पहचान बना चुके थे, उस समय तक मुंबई तो एक शहर भी नहीं होता था। मुंबई को अमीर बनाने में पारसी कम्युनिटी का बड़ा हाथ रहा। इसके अलावा टेक्सटाइल और अफीम की इंडस्ट्री ने भी मुंबई को अमीर बनाने का काम किया। मुंबई के विकास की गाथा जानने से पहले इसके इतिहास पर एक नजर डाल लेते हैं। करीब 2300 साल पहले मुंबई में लोगों ने रहना शुरू किया। हालांकि उस समय इसे मुंबई नहीं कहा जाता था। 3rd सेंचुरी बीसी में सबसे पहले मौर्यन एम्पायर ने यहाँ पर रूल किया। इसके बाद लंबे समय तक विभिन्न हिंदू शासकों ने यहाँ पर शासन किया। इन सभी के शासन काल में मुंबई पोर्ट के जरिए मेसोपोटामिया, मिस्र, ईस्ट अफ्रीका, अरब और इटली के साथ व्यापार होता था। खास तौर पर कपड़ा, कॉइन, कॉपर और वाइन का इसका व्यापार मुंबई के समुद्री मार्ग से किया जाता था। साल 1348 में बॉम्बे दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी यहाँ सत्ता स्थापित करी। तुगलक साम्राज्य के कमजोर पड़ने के बाद गुजरात के गवर्नर जाफर खान ने बॉम्बे को गुजरात सल्तनत का हिस्सा बना लिया। अभी तक बॉम्बे से बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं होता था। ये जगह तो मछुआरों के गाँव के नाम से पहचानी जाती थी। यहाँ पर कुल 7 आइलैंड्स थे जिनके नाम कोलाबा, लिटिल कोलाबा, बॉम्बे, मचगांव, वर्ली, परेल और माहिम हुआ करते थे। चारों ओर दलदल, मिट्टी और गुफाएं ही यहाँ होती थी और कोई यहाँ रहना भी पसंद नहीं करता था। गुजरात सल्तनत के दौरान यहाँ के पोर्ट से थोड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा, लेकिन कुछ टाइम बाद ही समुद्री लुटेरों ने यहाँ पर आतंक फैलाना शुरू कर दिया। साल 1509 में पुर्तगालियों ने बॉम्बे शहर की अहमियत को समझा। जब फ्रांसीसी डी अल्मीडा बॉम्बे पहुंचा तो उसने भाप लिया कि ये जगह ट्रेड के लिए परफेक्ट रहेगी और उसने इस जगह को बोम्बहिया नाम दिया। उस समय गुजरात में सुल्तान बहादुर शाह का शासन चल रहा था। सुल्तान बहादुर की मर्जी के बगैर पुर्तगाली यहाँ से ट्रेड नहीं कर सकते थे। 23 दिसंबर 1534 के दिन ट्रीटी ऑफ बसाइन साइन हुई, जिसके तहत बॉम्बे के 7 आइलैंड्स और बसाइन का शासन पुर्तगालियों को सौंप दिया गया। ये पुर्तगालियों की भारत में पहली बड़ी जीत मानी जाती है। अब मसालों के साथ कोकोनट और कपास का ट्रेड भी बड़े पैमाने पर होता है। पुर्तगालियों ने यहाँ पर चर्च, पोर्ट्स, रोड्स और ट्रेडिंग सेंटर का निर्माण कराया। इसके बाद साल 1668 में पहले से तय प्रपोजल के अनुसार बॉम्बे सहित 7 आइलैंड्स ब्रिटेन को सौंप दिए गए। अब ब्रिटेन ने बॉम्बे को अपने अनुसार डेवलप करना शुरू किया। बॉम्बे कैसल सहित कुछ किले भी अंग्रेजों ने बॉम्बे में बनवाए और इसी बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर सूरत से बॉम्बे शिफ्ट कर दिया। बीमारियों से निपटने के लिए अंग्रेजों ने यहाँ पर हेल्थ केयर यूनिट्स और हॉस्पिटल्स का निर्माण कराया। अच्छी मेडिकल फैसिलिटी के बाद बॉम्बे की जनसंख्या कुछ ही सालों में 10,000 से बढ़कर हो गई 60,000। साल 1782 में विलियम हॉर्नबी बॉम्बे के गवर्नर बने। उन्होंने सोचा कि अगर 7 आइलैंड्स एक हो जाएं तो इससे काफी फायदा होगा। दलदल और बारिश के कारण होने वाली समस्याओं से भी निजात मिलेगी। 7 आइलैंड्स को एक करने का काम शुरू हुआ। मिट्टी, मलबा डालकर खाली जगहों को भरा जाने लगा। 1782 में शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट 1845 में जाकर खत्म हुआ और इस पूरे प्रोजेक्ट को हॉर्नबी वेलार्ड पुनर्ग्रहण परियोजना का नाम दिया गया। अब धीरे धीरे बॉम्बे में विकास रफ्तार पकड़ रहा था। अंग्रेजों ने यहाँ प्रिंटिंग प्रेस लगा दी, रेलवे का निर्माण कराया, अच्छी और हायर एजुकेशन के लिए स्कूल और कॉलेजेस बनाए, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना भी हुई। इसी बीच पर्शिया से पारसी समुदाय के कुछ लोग साउथ बॉम्बे के कोस्टल एरिया वाले रीजन में आकर रहने लगे। पारसी कम्युनिटी के लोगों ने विदेश में अपना ट्रेड बढ़ाया। उस समय जमशेद जी भाई ने बॉम्बे की ग्रोथ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इन्हें आप जमशेद जी टाटा समझने की भूल मत करना, दोनों अलग शख्स हैं। जमशेद जी भाई ने चीन में अपना व्यापार बढ़ाया और ओपियम यानी अफीम का ट्रेड वो चीन के साथ करने लगे। धीरे धीरे चीन के लोगों को अफीम की लत लग गई और जमशेद जी का बिजनेस तेजी से ग्रो होने लगा और देखते ही देखते वो भारत
भारत के सबसे अमीर आदमी बन गए। अफीम के बाद पारसी लोगों ने अन्य व्यापार में भी हाथ आजमाए। 1850 में चीन में अफीम का ट्रेड करना मुश्किल हो गया। ऐसे में टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनके लिए एक अच्छा विकल्प हुआ। 1854 में कावसजी दावर ने बॉम्बे में बॉम्बे स्पाइनिंग एंड वेविंग कंपनी की शुरुआत की। अब भारत में ही कॉटन से कपड़ा बनने लगा। धीरे धीरे मुंबई में अन्य टेक्सटाइल मिल्स भी ओपन होने लगी। साल 1869 में स्वेज कैनाल के जरिए ट्रेड की शुरुआत हुई। अब भारत से यूरोप तक पहुंचना काफी आसान हो गया। कोलकाता के मुकाबले मुंबई से यूरोप की दूरी कम थी और ट्रांसपोर्ट में लागत भी कम आती थी। इसलिए धीरे धीरे कोलकाता के बजाय बॉम्बे पोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा। 1875 में एक पेड़ के नीचे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत भी हो गई। 1920 तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरे बॉम्बे में पैर पसार चुकी थी और इससे बॉम्बे की इकोनॉमी काफी बूस्ट हो रही थी। सभी लोगों को अच्छी फैसिलिटीज मिल सके और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई में बिल्ड हो सके, इसके लिए म्युनिसिपल बोर्ड BMC की स्थापना भी हुई। ये म्युनिसिपल बोर्ड भारत का सबसे अमीर बोर्ड माना जाता है। 1993 में दादा साहेब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र पर फिल्म बनाई, जिससे बॉम्बे में आर्ट एंड कल्चर को थोड़ा बढ़ावा मिला और यहीं से बॉलीवुड इंडस्ट्री की नींव मानी जाती है। आज बॉलीवुड इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री मानी जाती है। दोस्तों, बहुत से लोगों को लगता है कि मुंबई इतना अमीर है, इसके पीछे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बड़ा हाथ है। बॉलीवुड से मुंबई को एक अलग पहचान मिली। कई फिल्म स्टार्स और सेलिब्रिटीज मुंबई में ही रहते हैं, लेकिन मुंबई की GDP में बॉलीवुड का योगदान बहुत कम है। यहाँ तक कि हमारे देश की फुटवियर इंडस्ट्री की नेटवर्थ भी बॉलीवुड इंडस्ट्री से 5 गुना ज्यादा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मुंबई की इंडस्ट्रीज को फिर एक बार बूम मिला। सोल्जर्स के खाने की, उनके कपड़ों की, जरूरत के अन्य सामान की आपूर्ति बॉम्बे से ही की जा रही थी। साल 1947 में भारत को आजादी मिली, उसमें भी बॉम्बे ने एक प्रमुख रोल अदा किया। 1885 में A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे में ही की। बॉम्बे के कई स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के यज्ञ में अपनी आहुतियां भी दी। आजादी से पहले तक बॉम्बे और दिल्ली में देश के ज्यादातर वित्तीय संस्थान थे, लेकिन पार्टीशन के दौरान कोलकाता में काफी कम्युनल राइट्स देखने को मिले। शहर में और आसपास के इलाकों में अशांति का माहौल था। उस समय बॉम्बे में RBI, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की मदद से फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज दिखाई देने लगी। धीरे धीरे दोस्तों, बॉम्बे लोगों के मन को भाने लगा। बड़े बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट्स को ये शहर हर तरह से बेस्ट लगने लगा। मुंबई पोर्ट की वजह से विदेशों के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी आसान हो गया। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी मुंबई में बूम कर रही थी। अब ये शहर विदेशी कंपनियों, इन्वेस्टर्स और FDI को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। साल 1960 में बॉम्बे का भाषा के आधार पर 2 राज्यों में विभाजन हो गया। अब बॉम्बे को महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी होने का दर्जा दे दिया गया। टाटा, बिरला, गोयंका और श्रीराम के बाद अडानी और रिलायंस ने भी बिजनेस के लिए बॉम्बे को ही चुना। यहाँ पर टेक्सटाइल के अलावा अन्य कई इंडस्ट्रीज लगाई गई। इन सब इंडस्ट्रीज से बॉम्बे के पास अच्छा खासा पैसा आ रहा था। साल 1970 में GDP के मामले में बॉम्बे ने दिल्ली और कोलकाता को पीछे छोड़कर फाइनेंशियल कैपिटल का दर्जा हासिल कर लिया। ये दर्जा सरकार ने नहीं दिया था, बल्कि इकोनॉमिक हब और रोजगार के तमाम अवसर होने की वजह से लोगों ने ही बॉम्बे को फाइनेंशियल कैपिटल कहना शुरू कर दिया। साल 1980 के दशक में बॉम्बे की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक बड़ा झटका लगा। दत्ता सामंत ने बॉम्बे की सभी मिल्स में स्ट्राइक का ऐलान कर दिया। ये कोई छोटी मोटी स्ट्राइक नहीं थी, बल्कि करीब 18 महीनों की स्ट्राइक थी। इस वजह से टेक्सटाइल मिल के ऑनर्स को काफी लॉस हुआ। कई लोगों ने अपनी मिल को मुंबई के बाहर सूरत और गुजरात के अन्य शहरों में स्थापित कर दिया, तो कई लोगों ने मिल वाली जमीन ही बेच दी। इसकी वजह से देश के अन्य शहरों में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलने लगा। 1990 के दशक में बॉम्बे का नाम बदल कर रख दिया गया मुंबई। ये नाम मां मुंबा देवी के नाम पर रखा गया। मुंबई शहर अब लगभग हर सेक्टर में तरक्की कर रहा है। रही सही कसर अजीम प्रेमजी की विप्रो और नारायण मूर्ति की इंफोसिस कंपनी ने पूरी कर दी। इन कंपनियों के आने से मुंबई अब IT सेक्टर में भी ग्रो करने लगा है। IT की फील्ड में मुंबई में कई जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज दिखाई देने लगी है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और नई कंपनीज की वजह से स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर ने बड़ी संख्या में मुंबई का रुख किया। रोजगार की तलाश में देश के कोने कोने से लोग मुंबई आते हैं। आज के समय में ये शहर इंजीनियरिंग, डायमंड कटिंग, पॉलिशिंग, एजुकेशन, हेल्थ के फील्ड में खूब पैसा कमा रहा है। दोस्तों, आज आप मुंबई की अमीरियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये दुनिया का 12वां सबसे अमीर शहर है। इस शहर में 46 लाख से ज्यादा मिलेनियर्स हैं और 92 बिलियनियर्स हैं। देश का 30% इनकम टैक्स सिर्फ इस शहर से आता है। 10% फैक्ट्रीज सिर्फ मुंबई में एस्टेब्लिश्ड है। 1,60,000 करोड़ से ज्यादा का कॉर्पोरेट टैक्स हर साल सरकार को मिलता है। आज शहर की आबादी है 2.2 करोड़ से ज्यादा और शहर के लोगों की पर कैपिटा इनकम है 3.5 लाख रुपए से ज्यादा, जो
देश की नेशनल एवरेज इनकम के मुकाबले काफी अधिक है। दोस्तों, भले ही मुंबई ने एक शहर बनने में काफी देरी की हो, कोलकाता और दिल्ली के मुकाबले इसका विकास काफी देरी से शुरू हुआ हो, लेकिन आज ये शहर भारत का एक मजबूत अंग है। देश की इकोनॉमी में इस शहर का सबसे बड़ा योगदान है। उम्मीद है कि साल 2025 के अंत तक मुंबई शहर $500 बिलियन की इकोनॉमी वाला शहर बन जाएगा। तो ये थी दोस्तों माया नगरी मुंबई के अमीर बनने की कहानी। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आपको ये शहर कैसा लगता है, कभी आप गए हैं मुंबई तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। धन्यवाद।